सहारा प्रणाम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, संसद में महंगाई के मुद्दे पर घमासान जारी है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। विपक्षी दल महंगाई, जीएसटी वृद्धि के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करते रहे। सरकार ने इन मांगों को मान भी लिया, लेकिन बावजूद इसे हंगामा जारी रहा और बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध थमता हुआ दिखाई दिया और सदन में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। ये बहस कितनी सार्थक होगी? क्या विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, अपने शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने पर चर्चा करेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे अगले आधे घंटे तक बड़ी बहस। अगले आधे घंटे तक महंगाई पर चर्चा होगी। आकाश जिंदल, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ लोकेश जिंदल जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। भोगेंद्र पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले लोकेश जिंदल, आपके पास में आऊँगा। लगातार कांग्रेस ये मांग करती रही है कि सरकार संजीदा नहीं है गंभीर मुद्दों पर। सरकार कभी ईडी की बात करती है, कभी सीबीआई की बात करती है। महंगाई, जीएसटी, पेट्रोल डीजल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमतें, ये बड़े आरोप। बताइए क्या कहना है। देखिए, पूरी जनता जानती है आज सरकार की नीतियों से किस तरह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। अगर हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो यह डायरेक्ट टैक्स हमेशा घटता गया है। आज कॉर्पोरेट को, अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, उसे घटाकर सरकार ने कुछ 15% कर दिया है, जो मैट की बात करते हैं, और 22% ओवरऑल टैक्स कर दिया। जबकि जीएसटी की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 28% भी है, कुछ कुछ पे 18% है। इसका मतलब सरकार की पॉलिसी रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एक आम आदमी के पेट पर वार करता है, उसे बढ़ाया जाए, और डायरेक्ट टैक्स, जो पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसे घटाया जा रहा है। जितना भी फॉरेन निवेश है, इन कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एमएसएमई, जो स्मॉल एंटरप्राइज होते थे, जिसमें एक आम आदमी का चूल्हा जलता था, उसके लिए सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। खुद टीएमआई की रिपोर्ट है कि कोविड के दौरान सबसे ज्यादा असर अगर किसी सेक्टर को पड़ा है, वो एमएसएमई को पड़ा है। और जिसके बाद में सरकार ने ना तो बजटों में इसके लिए कोई किसी प्रकार की रियायत दी, ना ही किसी प्रकार का बेनिफिट दिया। तीसरी बात, अगर मैं सरकार की पॉलिसीज की बात करता हूं, तो इस बार भी बजट में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, जो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर्स होते हैं, इसे जिस तरह से नजरअंदाज कर दिया है। एग्रीकल्चर में सब्सिडीज को घटा दिया है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज घटा दी है, और एमजी नरेगा के फंड्स आउटलेज कम कर दिए हैं। और उसके अलावा सप्लाई साइड इफेक्ट बढ़ाने के लिए जो सब्सिडीज है, उसे बढ़ाया जाता जा रहा है। मुद्दा ये है कि जब तक आप डिमांड को करेक्ट नहीं करोगे, सप्लाई बढ़ाते रहोगे, तो उससे इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होने वाली है। इसके लिए दोनों ओर से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है, जहां पर डिमांड को भी बढ़ाया जाए, डोमेस्टिक डिमांड, एक व्यक्ति की पर्सनल इनकम भी बढ़े और सप्लाई साइड भी बढ़े। आता हूं आपके पास लोकेश। प्रदीप सिंह, छोटे व्यापारियों की बात करें, आम आदमी की बात करें, घरेलू उद्योगों की बात करें, सब चौपट कर दिया आपने। एक बड़ा आरोप, जो राहत मिलती थी, सब्सिडीज मिलती थी, वो भी आप धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा, खाना कैसे खाएंगे लोग, सर्वाइव कैसे करेंगे? जवाब दीजिए। बड़ा आरोप कांग्रेस का। सर देखिए, कांग्रेस जब से सरकार से हटी है, आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। मैं दो बड़ी सिंपल सी बातें बताता हूँ। सदन होती है चर्चा करने के लिए। ये संसदीय प्रणाली में सरकार अकेले नहीं कुछ करती है, सदन में चर्चा होता है, विरोधी दल, विपक्षी दल उस पर सुझाव देते हैं, उस पर जो है किसी नीति को बदला जाता है। सरकार का एकाकी मोनोपोली नहीं होती कि जो सरकार लेके आई उसी को यथास्थिति बना करके कानून बना दिया जाएगा। विपक्षी दलों की भी भूमिका रहती है। आप महंगाई के मुद्दे पे जब फिक्स हो जाता है, पिछले गुरुवार को ही फिक्स हो गया था कि सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। आप आ गए प्लाकार्ड लेकर के, सदन की कार्रवाई को आप चलने नहीं दिया। एक बात यह। दूसरी बात यह कि जो विपक्षी दल हैं जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, वो इससे भी डरते हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो कदम उठाई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वैट घटाया पेट्रोल पे और सब कुछ किया। अब जब सदन में चर्चा होगी तो सदन में तो बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले कोई भी सोचता है, तो जब जनता के सामने पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया है, इनसे इनकी बखिया उधड़ेगी। और मूल कारण यही है कि ये चर्चा को हो हल्ला के नाम पे
स्वाइप ऑफ करना चाहते हैं, उस पर सामने नहीं आना चाहते। एक तो विपक्ष आपस में एकीकृत नहीं है, चलिए बहुत बड़ा विपक्ष है, कोई बात नहीं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जब चर्चा होगी और आपकी कमियां उजागर होंगी तो जनता इससे वाकिफ हो जाएगी। दूसरी, सरकार ने जो कदम उठाए, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, उसको भी पता चलेगा कि सरकार ने कदम क्या उठाए हैं, सरकार प्रयास क्या कर रही है और राज्य सरकारें उस पर कितना सहयोग कर रही हैं। उससे जनता को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इससे भी ये डरते हैं और इस कारण से ये चर्चा नहीं होने देते। विपक्ष डरता है, रमेश जी, विपक्ष डरता है, चर्चा आप लोग नहीं होने देते हैं कि सरकार अपनी जो सरकार ने काम किए हैं वो लोगों को समझ में आते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी भी लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है, क्या कहना है? पिछले हफ्ते जब सदन शुरू हुआ तब से महंगाई पर चर्चा की मांग हो रही है। सरकार ने क्या जवाब दिया था? वित्त मंत्री जी की तबीयत खराब है, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो चर्चा हो जाएगी। हंगामे में मैं नहीं जाता। एक बात बताइए, कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है और कोई भी मंत्री का आप बयान देख लीजिए, वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में देश में सारा काम हो रहा है। अगर वित्त मंत्री जी की तबीयत खराब थी तो वित्त राज्य मंत्री बहस का जवाब दे सकते थे, प्रधानमंत्री खुद जवाब दे सकते थे। देश के आम आदमी के घर के चूल्हे की बात है। लेकिन नहीं, किसी न किसी तरह सदन में हंगामा काट के उसको स्थगित रखना था, तो इसलिए राज्यसभा भी नहीं चलने दी गई और लोकसभा भी नहीं चलने दी गई। अब आता हूं महंगाई के मूल कारणों पे। महंगाई का मूल कारण यह है कि या तो मेरे पास पैसा कम हो जाए या मेरे पास पैसा है फिर भी मार्केट में सामान नहीं है। ये सरकार डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ से फेल रही है। और सरकार के पास का पैसा गया कहाँ? 11 लाख करोड़ रुपए तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। कितने उद्योगपति देश से पैसे लेकर के भाग गए, उनको ईडी नहीं रोक पाई, लेकिन ईडी सत्येंद्र जैन को रोकने पहुंच जाती है। इसलिए कि देश में जो नैरेटिव है महंगाई का, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। तो बहस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने से पेट की आग नहीं शांत होने वाली। आपने उज्ज्वला गैस की योजना तो दी, रेवड़ी के रूप में दी, आज गैस इतनी महंगी कर दी कि वो भरवा नहीं पा रही महिलाएं, तो उसका फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में आप देते हैं और हम अगर जनता के लिए कुछ फ्री देते तो बोलते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। तो कहने का मतलब कि देश में आर्थिक नीतियों में एक रूपता लाने का काम करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं, देश में योजना आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी, जिसे बाद में नीति आयोग कर दिया गया। अब वो नीति आयोग कहाँ है कहाँ नहीं है कोई नहीं जानता। चलिए आता हूं सर। आकाश जिंदल जी, जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जी, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि महंगाई पर चर्चा की जाए और महंगाई कितनी है, इसका पैमाना क्या है? कैसे पता चलेगा देश में महंगाई है? विपक्ष कह रहा है महंगाई है, सरकार कह रही है कि उतनी महंगाई नहीं है जितनी आपके जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा भूपेश आपने मेरे साथ से। बहुत बहुत जरूरी है कि महंगाई के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देश के आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं तीनों अपने पॉलिटिकल फ्रेंड से इस चीज के ऊपर कंप्लीट एग्रीमेंट में हूं कि देश के आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की सैर कराना भी हमारे दर्शकों को जरूरी है। आज जो इन्फ्लेशन है सिर्फ डोमेस्टिक फिनोमिना नहीं, एक ग्लोबल फिनोमिना है। यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे कामयाब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इस टाइम 40 ईयर हाई 9.1% चल रही है। यूके में इन्फ्लेशन 9.1% चल रही है। और दूसरी बात भूपेश, लास्ट शो में जो मैंने बात की थी, जब ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही थी, आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की तरफ से जो उसने रिसर्च रखी गई थी, आज दुनिया मान रही है आज ग्लोबल रिसेशन सेटल हो चुकी है, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी के सेकेंड क्वार्टर का डेटा आ चुका है। 0.9% ग्रोथ, पॉजिटिव नहीं माइनस, यानी यूएस की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में है, चाइना की इकोनॉमी 0.4% ग्रोथ में। तो एक तरफ तो जो है दुनिया भर में स्लो डाउन आ रहा है, इन्फ्लेशन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा है। तो जब दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है, हिंदुस्तान में भी उसका इंपैक्ट है, यानी आम आदमी की कमाई कम हो रही है, महंगाई उसके लिए बढ़ रही है। पैमाना आपने बिल्कुल सही कहा, सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे पास पैमाना है। तो आज की तारीख में होना क्या चाहिए, सोल्यूशन निकलना चाहिए। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि जीएसटी के रेट बढ़ाए गए, मैं तो उसके लिए पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास से पूछना चाहता हूं
क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ना सिर्फ बीजेपी है बल्कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन, और मैं उस दिन से ही 28 जून से ही रेगुलरली आई एम रिक्वेस्टिंग द जीएसटी काउंसिल टू रोल बैक द डिसीजन। तो कहीं ना कहीं जो है, मैं तो सारी पॉलिटिकल क्लास से आज निराश हूं कि जीएसटी काउंसिल ने उस मुकाम में आके डिसीजन लिया प्री पैकेज फूड और लेबल्ड फूड को आइटम में कुछ चीजों के रेट बढ़ाने का, होटल रूम में 1000 रुपए कम से उनके ऊपर जो है जीएसटी लगाने का, या प्री पैकेज फूड और लेबल्ड फूड पे जीएसटी लगाने का, या हॉस्पिटल रूम जो 5000 से ज्यादा का है नॉन आईसीयू उस पे जीएसटी को लेके, बैंक टैक्स को लेके। तो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल का सवाल तो मेरा पूरा पॉलिटिकल क्लास है। दूसरा जहां तक है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए, उसमें मेरे हिसाब से सेंटर को जो है एक्साइज कम करना चाहिए, स्टेट्स को वैट कम करना चाहिए। ओवरऑल कलेक्टिवली आज हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 2 साल कोरोना के, 5 साल रशिया यूक्रेन वॉर के, उसके कारण आम आदमी की कमाई डाउन हुई है, ग्लोबल रिसेशन सेट इन हो चुकी है, जो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी एक्सेप्ट कर रही है। तो आज हो क्या रहा है, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सारे प्यारे पॉलिटिशियन मित्र, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही है। आकाश, आऊंगा आपके पास। भोगेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। भोगेंद्र जी, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, चर्चा कहां से हो? विपक्ष कह रहा है कि आप सरकार महंगाई पर बात ही नहीं करती है और मुद्दों पर बातचीत कर रही है, इस पे हमारा विरोध है। आरोप प्रत्यारोप का दौर, आम आदमी पिस रहा है। महंगाई कितनी और कितना बड़ा इशू, क्योंकि प्याज, रसोई गैस, खाने का तेल, इन पर सरकारें गिर जाया करती हैं हमारे देश में। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को जगाए रखना, और जहां कहीं भी सरकार के रास्ते ठीक नहीं है उसको ठीक रास्ते पे लाना, ये विपक्ष का दायित्व है। लेकिन विवाद आए विवादम न करो, केवल विवाद के लिए विवाद करें, ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष को सार्थक बहस करनी चाहिए और सरकार को भी सार्थक जवाब देना चाहिए और सार्थक प्रयास होना चाहिए। जो समस्या है महंगाई, वो देखें केवल खाने पीने की चीज़ों में ही है ऐसा नहीं है। अब ये देखें ना, धीरे धीरे जब हम 75 साल पीछे जाते हैं और उसके पहले जाते हैं या बाद में आने वाले भविष्य का चिंतन करते हैं, तो देखते हैं, देखिए पढ़ाई कितनी मुश्किल होती जा रही है, कहीं यातायात करना कितनी मुश्किल है, और इन सब की जड़ में है हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग हैं उसको सरकार पूरी तरह से बढ़ावा नहीं दे पा रही है। कानून के इतने पचरे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रदूषण, तो ये और वो पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं। देखिए, भारत जब सोने की चिड़िया थी, जब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न था, उस समय क्या था, कोई बैठा नहीं रहता था। पढ़ाई मतलब अक्षर का ज्ञान भले न हो, लेकिन लोग स्किल्ड हुआ करते थे, और बहुत कम खर्चे में या बिना कुछ खर्च किए लोग अपनी अपनी जो भी उनका कारोबार होता था उसमें वो स्किल्ड हुआ करते थे, और 15 साल की उम्र से लेकर 75-80 साल की उम्र तक वो अर्जन किया करते थे, देश को समृद्ध करते थे, परिवार और आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध करते थे। वो स्थिति नहीं है। सरकार को चाहिए कि कैसे व्यापार बढ़े, व्यापारे बसति लक्ष्मी, और उसके बाद सुप्रबंधे भवति समृद्धि। कहीं 2 रुपए किलो आलू है, 5 रुपए किलो भिंडी है, और अब बाजार में जाए तो 60-70 रुपए है। प्रदीप तो सिंह, सरकार, इसको भी सरकार को ठीक करना होगा। आपकी सरकार में रुपया कहां पहुंच गया, डॉलर कहां पहुंच गया, पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए, डीजल के दाम कहां पहुंच गए, सब्जियों के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम कहां पहुंच गए। अब आप कहेंगे कि कोरोना आ गया था या रशिया और यूक्रेन की वॉर इसके लिए मुख्य वजह है, या और दुनिया भर में जो स्लो डाउन आया है वो उसकी वजह है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपकी सरकार की नीतियां ही गलत हैं, इसीलिए ये सब गर्त में जा रहा है। सर देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाने के लिए ही होती है और आरोप लगाएगी। अभी जो अपने जनरल साहब ने बताया कि चलिए मैं आपको विश्व की सैर करा देता हूं, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था तो थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फैक्ट्स रखे, हम ये तो नोटिस कर रहे हैं अभी एक दिन पहले डॉलर के मुकाबले रुपए ने मजबूती भी बनाई है।
उसको जो है विपक्ष नहीं ध्यान देता। जैसा कि मैंने कहा पिछले अपने वक्तव्य में कि देखिए विपक्ष उस केवल हो हल्ला और शोर शराबे में कह तो रहा है कि महंगाई पे चर्चा हो, लेकिन होने नहीं दे रहा, क्योंकि उनके शासित राज्यों के संबंध में भी जो है नीतियां उजागर हो जाएंगी, उनके भी कृत्य उजागर हो जाएंगे। देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत है, और सामूहिक अगर हम देखें, कलेक्टिवली देखें, तो हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं और सभी से जुड़े हुए हैं, और हमारी स्थिति बाकियों की कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है, मैं ऐसा कह सकता हूं। 2 दिन पहले जैसे चाइना का कोई समाचार बाहर आता नहीं, लेकिन इस समय उनके पास कैश की कमी है और क्या स्थितियां हैं, बैंक दिवालिया हुए जा रहे हैं, उस पर कोई खबर नहीं बनती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जबकि राहुल गांधी जी से बड़ी अच्छी मित्रता है उनके चीनी मित्रों के साथ, उस पर कभी नहीं कुछ हुआ। सरकार इन परिस्थितियों में संभाले हुए है, और बार बार आप टॉन्ट कसते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति आ जाएगी। भैया आप सकारात्मकता नहीं फैला सकते। देश की जनता बड़े नेताओं पे भरोसा करती है, हमारे लोकतंत्र पे भरोसा करती है, और आप इस तरह के वक्तव्य दे करके अगर किसी का कॉन्फिडेंस डिगाएंगे तो जो व्यक्ति कल की डेट में 4 रोजगार उत्पन्न करने की जो है इस समय देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारी केंद्र सरकार बहुत ज्यादा काम की है मोदी जी के नेतृत्व में, और आप इस तरह की बातों को करके उसका विपणन करके सरकार ने अच्छे को तरीके से संभाला हुआ है लोकेश जिंदल, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है, हर चीज में उसको नेगेटिव दिखाई देता है, मॉरल डाउन कर रही है वो देश का। एक बड़ा आरोप, इसका जवाब। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह अगर बोलूं तो आज मेरे किचन के अंदर जो सभी एडिबल ऑयल है ये इंपोर्ट किए जाते हैं, और अगर मैं रुपये के दाम की बात करता हूं, अगर 80 रुपए प्रति डॉलर के रेट के हिसाब से मैं अगर इन एडिबल ऑयल जो सरसों का तेल या फिर जो भी तेल की मैं बात करूं उस कीमतों का भाव अगर देता हूं तो मुझे बहुत महंगा होता है रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना। आज टमाटर, प्याज, आलू और आटा, चावल, ये सभी जो है आसमान छू रहे हैं। अगर मैं कुकिंग गैस की बात करता हूँ, 1000 रुपए के ऊपर कुकिंग गैस का रेट हो रहा है। बिजली के दर की बात की जाए 12 रुपए 15 रुपए यूनिट, पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा। आप मुझे एक बात बताइए, कहाँ है सेफ्टी नेट? ना कोई सोशल सेफ्टी नेट है, ना इकोनॉमिक सेफ्टी नेट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लेकर आए थे वो तो नाम मात्र का रह गया है। एमजी नरेगा का इन्होंने फंड कम कर दिया है। अरे सरकार का ये फर्ज बनता है विपदा के समय पे लोगों को ज्यादा सोशल सिक्योरिटी नेट दिए जाए, ज्यादा सहूलियत दी जाए, ताकि अनाज की, दवाई की, सर वो 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है ना, जिसपे आपको तकलीफ थी, वो भी सरकार का मेजर ही था। सरकार आज भी कहती है कि केवल और केवल पूंजीपतियों को सब्सिडी दी जाए, पूंजीपतियों को पैसा दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आज अदानी जो है इतने अमीर बन गए, अंबानी इतने अमीर बन गए, इनकी सभी की वेल्थ रुपेश जी 5 सेकंड का समय चाहूंगा, केवल 5 सेकंड का। बोलिए। हुआ है। ये देखिए जिंदल साहब, वो जो 80 करोड़ लोगों को पूरी विपदा में, हालांकि योजना खत्म हो गई शीघ्र ही, जो मुफ्त भोजन पहुंचाया गया वो क्या कम था? उसका पैसा कहां से आएगा? सरकार इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से अवेलेबल करा रही है सर। वो आपकी ड्यूटी है, आप स्टेट तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हैं? हम अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं। 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंच रहा है, तो वो ड्यूटी तो हम निभा रहे हैं। उस पर आपको परेशानी किस बात की है? हमारे अच्छे कार्यों को अगर आपसे हजम नहीं हो रहा है, अगर हमारे अच्छे काम हजम नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम नेगेटिविटी मत फैलाइए सर, शांत रहिए उस पर। मान लीजिए तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम शांत तो आप रह ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरते हैं आप, सबसे ज्यादा लोगों को कवर करने का दम भरते हैं, तो थोड़ी सी अच्छी बात बता दीजिए। सरकार बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, 500 अच्छे काम कर रही है, उसमें से एक अच्छा काम आप नहीं बता सकते क्या सर? उन पाप लॉस के कारण एक आम आदमी के ऊपर क्या बीती, इसका आपको अनुमान है? वो सड़कों पर 1 साल खड़ा रहा, लेकिन जब यूपी के इलेक्शन आए तभी आपने कहा हम समझा नहीं पाए। आप मुझे एक बात बताइए कि नहीं, हम समझा नहीं पाए, फिर भी हमारी सरकार बन गई सर। मतलब आप समझा लिए और आपकी सरकार नहीं बनी, तो सेल्फ। आकाश जिंदल, यहां पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त दवाएं, मुफ्त ये, मुफ्त वो, ये भी एक बड़ी वजह है महंगाई की। और आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप, या तमाम और पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है कि आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जब आप डायरेक्ट बेनिफिट्स देते हैं तो वो भी मुफ्त में ही माना जाएगा। ये भी एक बड़ी वजह है महंगाई होने की। आकाश देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्रीबीज कल्चर नहीं चलना चाहिए। फ्रीबीज ने श्रीलंका जैसी इकोनॉमी को डुबो के रख दिया। और दूसरा, जनता तक एक जानकारी जरूरी पहुंचनी चाहिए कि फ्रीबीज क्या है। वो आप ही का पैसा है मेरे दोस्तों, वो आपके टैक्स का पैसा है। और एक और मिसकंसेप्शन है कि
जो टैक्स तो सिर्फ पैसे वाले देते जी नहीं, मेरा जो मजदूर भाई है, मेरा जो रिक्शा चलाने वाला भाई है, वो भी टैक्स देता है। क्योंकि मेरा जो मजदूर भाई है, जो मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई है, वो भी 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खाता है, उस पर जीएसटी से लेके तमाम तरह के टैक्सेस हैं। तो मेरे हिसाब से फ्री बीज कल्चर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो फ्री में कुछ नहीं है। वो कोई भी राजनेता, मैं आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो आप ही का पैसा है जो आप ही को दिया जा रहा है, आप ही का टैक्स है जो आपको दिया जा रहा है। तो इसकी बजाय जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, मेरे दो मित्रों ने भी बात की कि डिमांड और सप्लाई साइड मेजर्स, मैं मित्रों को क्लियर कर दूं कि इस समय जरूरत है तो नियरली सप्लाई साइड मेजर्स की। डिमांड कंप्रेशन के लिए तो ऑलरेडी सरकार काम कर चुकी है और डिमांड कंप्रेशन के लिए इंटरेस्ट रेट 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। सप्लाई साइड मेजर्स में सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करना है और चीजों की प्राइस को जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। जहां तक कंट्री की ग्रोथ का रहा, ग्रोथ का मैं डेटा दे दूं, ग्रोथ का डेटा इस समय ये है कि जहां अमेरिका जैसी इकोनॉमी का -0.9% ग्रोथ है, सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर में अमेरिका की इकोनॉमी डाउन गई है, वहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ ग्लोबल एजेंसी, अब ये आकाशिंदर का डेटा नहीं है, 60% एक्सपेक्ट कर रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग। बट रिक्वायरमेंट किससे है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से मैं ये डिमांड करूंगा कि टैक्सेस कम किए जाएं। रमेश जी, राज्य सरकारें महंगाई का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती हैं, कितना जायज? आता हूं आकाश, आता हूं। देखिए, जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। तो यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें केंद्र सरकार की जो वित्तीय हालत है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो राज्यों को भी अगर वित्तीय सहायता चाहिए तो केंद्र की तरफ ही देखेंगे। दूसरा, जो आर्थिक नीतियां बनती हैं वो पूरे देश के लिए बनती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी जो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी बढ़ाया गया है, आज ही केरल सरकार का फैसला आया है कि वो राज्य में इन खाने पीने की चीजों पे जीएसटी को लागू नहीं करेंगे। अब देखिए, 1 नेशन 1 टैक्स की जो अवधारणा जीएसटी के टाइम पे दी गई थी, उसको राज्य सरकारें अब चैलेंज करने की हालत में आ रही हैं। तो अगर इसके बावजूद भी महंगाई बढ़ेगी तो राज्य सरकारें केंद्र पर ठीकरा तो फोड़ेगी ही फोड़ेगी। तो सवाल ये है कि सिर्फ टैक्स की वजह से महंगाई बढ़े, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जो पॉलिटिकल करप्शन है और जो बैंकों के एनपीएज माफ किए चले जा रहे हैं, इसकी वजह से देश में संसाधन की कमी हो रही है, मॉनिटरी संसाधन की कमी हो रही है। इसको केंद्र सरकार ही निर्धारित कर सकती है। इसका ये सलूशन नहीं है कि आप एक के बाद एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग औने पौने दामों पे बेचते चले जीएसटी जाइए। कलेक्शन से आई हुई इस सभी जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली, सर देखा आपने डेटा उसका क्या, 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी आया। देखा है। तो वो जनता का ही पैसा जनता के ही काम में आएगा या कोई उसको? अरे वही तो हम कर रहे हैं, जनता का पैसा अगर जनता को वापस करके बहुत सही, बहुत सही, पानी अगर उनको दे रहे हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। लेकिन आप जनधन योजना के तहत खाते खुलवा करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, चुनाव से पहले भ्रमित करके देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, सर उत्तराखंड में भी वादा किया था, योगी जी ने भी वादा किया था, योजना चुनाव से पहले नहीं घोषित की थी, आधा हमने सरकार में आने के बाद गरीबों के बारे में सोचा है। मन सबका करता है फ्रीबी देने का, लेकिन विश्वसनीयता हमारी है इस मामले में, नीतियों के मामले में, इस मामले में विश्वसनीयता है, तभी तो जनता हमें बार बार चुन रही है। भोगेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि दबाव बनाया इसलिए चर्चा को तैयार हुई, नहीं तो सरकार आनाकानी कर रही थी। नहीं, देखिए, सरकार के पास बहुत सारे काम है। मात्र लगभग कार्य दिवस देखें तो 10 दिन बचे हुए हैं। 12 अगस्त को अंतिम दिन है सत्र का। तो काम इतने हैं, इतने सारे बिल हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, इतना बड़ा देश और इतने काम, तो उसमें केवल बहस में, आप व्यर्थ की बहस में भी समय बर्बाद कर दें, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप ये देखें ना कि महंगाई जो बढ़ रही है पूरे विश्व में, उस पे सरकार को तो इसके लिए धन्यवाद देना होगा कि उसने लगाम लगा रखा है, भारत को कंगाल बनने नहीं दिया है। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है क्रमशः, और धन्यवाद के पात्र तो हमारे देश के लोग हैं जो कोई भी स्थिति हो अपना काम करते रहते हैं। किसान अपना काम करता है, जो मजदूर है वो अपना काम कर रहा है, जो व्यापारी हैं वो अपने काम कर रहे हैं। सरकार का काम है उनको सुविधाएं देना। जो ही सुविधाएं भरपूर मिलेंगी और व्यवस्थाएं सही होंगी, वितरण सही होगा, और एक दूसरे को जो भी उत्पादन हो रहा है खास करके कृषि के क्षेत्र में, वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से सुरक्षित पहुंच जाए। लोकेश, वक्त की कमी है, तक नहीं होगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। 30 सेकंड आपको।
अभी आरबीआई ने रिसेंटली डेटा रिलीज किया था जिसके तहत बताया था 6% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, और ऊपर से आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट बढ़ाने की भी एक सूचना दी थी कि धीरे धीरे रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। इससे यह तो तय है कि डिमांड तो आगे इफेक्ट होगी ही, और सरकार की इस पर कोई नीति नहीं है। सरकार एकदम बिना किसी मार्गदर्शन के एक इस तरह से उसने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में धसा लिया जैसे कुछ है ही। देखिए, सरकार की दूरगामी योजनाएं हैं। सरकार की योजनाएं अगर आपके समझ में ही आ जाती, जिंदल जी, अगर सरकार की योजनाएं ठीक से आपके समझ में आ जाती तो आप इस तरह की बातें नहीं कहते कि सरकार दूरगामी योजनाएं बनाती है और आपको शुतुरमुर्ग दिखाई देती है। तो अगर आपको समझ में आ रही होती तो शायद आप ऐसा प्रश्न नहीं करते। रिपोर्ट पर निर्धारित है, तो इससे यह चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महंगाई पर चर्चा, सरकार तैयार है। सरकार का कहना है कि विपक्ष भी एक मंच पर आकर बैठे, हम महंगाई पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष का कहना है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं आम इंसान के लिए, सरकार को कोई तुरंत ऐसे फौरी कदम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी की जेब में पैसा आए, उसकी खर्च करने की ताकत बढ़े और वो अपने आप को मजबूत महसूस करे। तमाम आरोप और भी हैं विपक्ष के। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार उसकी कीमत जो है वो गिरती जा रही है। सरकार कह रही है आप चिंता मत करिए, सब चीज़ें कंट्रोल में है। कोरोना की बात करें, यूक्रेन रशिया की वॉर की बात करें, ये ऐसे हालात हैं जब सारी दुनिया में देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है या नेगेटिविटी में जा रही है, लेकिन उस बीच भी हमको जो एजेंसीज हैं वो एक प्रशस्ति पत्र दे रही हैं हमारे काम को। तो फिलहाल प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। लोकेश जिंदल कांग्रेस से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आकाश जिंदल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। भोगेन जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत है, सहारा।